कैसे हैं आप लोग। हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके पहले फर्स्ट चैप्टर के बाद हम आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर को। लेकिन उसमें दो टॉपिक आपके रह रहे थे फर्स्ट चैप्टर में। वो कौन से थे? पहला था आपका इससे रिलेटेड जो आपका ग्राफ होता है वो, ठीक। ग्राफ बना देंगे, पूछ लेंगे आपसे कि इसका वेरिएशन कौन सा है। इसमें दो तरीके के ग्राफ होते हैं। पहला फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में, दूसरा मास और एक्सेलरेशन के बीच में, ठीक। फर्स्ट वन केस में क्या करेंगे, मास को 1 kg ले लेंगे यानी यूनिटी, और एक्सेलरेशन के हिसाब से फोर्स का वेरिएशन देखते हैं तो हमें कैसा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन में मिलती है, ठीक। यानी एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ रहा होगा। फोर्स हम इधर ले लेते हैं, एक्सेलरेशन इधर, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसा होगा आपका, लीनियर होगा और स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें सेकंड वाले केस की, तो हमें यहाँ पे फोर्स को यूनिटी लेना होगा, मतलब 1 न्यूटन यूनिटी ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 = m/a, ठीक। अब चाहे आप मास इधर भेज दीजिए, चाहे एक्सेलरेशन में मास भेज देता हूं तो क्या आएगा, 1/m = a। यानी एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास घटेगा, यानी मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ, ठीक। तो आपको ग्राफ दिमाग में रखने हैं कि कैसे वेरिएशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मास एंड अकॉर्डिंग टू द फोर्स। अब सेकंड टॉपिक था आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जब आपका ऑब्जेक्ट या रेस्ट पे हो या मोशन में हो, वो सराउंडिंग के साथ क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। मतलब दोनों में क्या हो रहा हो, रिलेटिव मोशन जो हो रहा हो वो जीरो हो रहा हो, ठीक। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, रिलेटिव मोशन इक्वल्स टू जीरो, ठीक। रिलेटिव मोशन इक्वल्स टू जीरो यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो, या बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो आपका फोर्स भी जीरो, ठीक। तो ये तीन चीजें होती है जिसे आपको याद रखनी है। अब दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, पहला होता है डायनेमिक, दूसरा होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तब जो इक्विलिब्रियम होगा वो आपका कौन सा होगा, स्टैटिक होगा। डायनेमिक मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब आपका क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर। क्या था, वर्क, एनर्जी एंड पावर। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क, वर्क क्या होगा, जब फोर्स एबल हो कुछ वर्क प्रोड्यूस करने में, यानी कोई बॉडी को डिस्प्लेस करने में, ठीक। बॉडी को डिस्प्लेस करने में मतलब आप फोर्स लगाएंगे, ठीक, यानी उसमें एक्सेलरेशन देंगे, वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानते हैं, मिनिमम डिस्टेंस भी कवर करती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका वर्क, ठीक। तो वर्क इक्वल्स टू F into S, where F is the force and S is the displacement, ठीक। F is the force and S is the displacement। यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर, फर्स्ट वन यूनिट, SI यूनिट, या इसे ही हम जूल भी बोलते हैं, ठीक। तो SI यूनिट आपकी क्या होगा, न्यूटन मीटर या जूल।
न्यूटन मीटर भी आप लिख सकते हैं, कैसे? फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं, एक और फॉर्मूला आता है आपका फोर्स का, F इंटू एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा बेसिकली जो आपका एंगल होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का एंगल होता है। ठीक, याद होगा आपको जब मैंने प्रूफ कराया था लेक्चर्स में, तो ऐसा कुछ डायग्राम था, ये आपका थीटा था, ये ऑब्जेक्ट आप ऊपर मूव करा रहे थे, फोर्स था, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक, कॉस थीटा लगा रहे थे तो आपको क्या मिल जा रहा था? थीटा, ये कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन दिस, तो सॉरी ये एस है, तो एस अपॉन एफ दिस। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब इसमें कंडीशन कौन कौन सी होती है? कॉस थीटा जब 0 हो, कॉस थीटा जब 1 हो, और एक और कंडीशन होती है, सॉरी, कॉस थीटा जब -1, यानी वैल्यूज। तो जब 0 होगी तो कॉस थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। जब 1 होगी तो क्या होगा? 0 डिग्री। जब -1 होगा तो क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक, जब cos थीटा 0 हो गया तो वर्क आपका 0। cos थीटा जब यूनिटी हो गया तो क्या हो गया? W इक्वल्स टू एफ एस। जब 180 डिग्री हो गया तो क्या हो गया? एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ एस, यानी आपको निगेटिव वर्क मिल रहा होगा। इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? ये वाला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सी कंडीशन पे आपको वर्क निगेटिव मिल रहा होगा। कौन सी कंडीशन है ये? जब थीटा क्या हो? 180 डिग्री। एग्जांपल के लिए जब फ्री फॉल होता है तब। ठीक है, तो क्या होता है? 180 डिग्री मोशन हो रहा होगा। अब थोड़ी चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क 0 और कैसे कैसे हो सकता है। ठीक, मान लीजिए आप फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही मतलब ये हो गया आपका 0। तो यहां पे क्या है? वर्क 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन फोर्स 0 नहीं है। ठीक, पहली कंडीशन। फिर क्या हुआ? फोर्स 0 नहीं है, एक बार क्या होगा? आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। इस बार क्या कर देते हैं? फोर्स 0 कर देते हैं। तो वर्क 0, फोर्स 0, तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो ये दो स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी जो आपको न्यूमेरिकल में मदद करेंगी। अब आ जाते हैं हम एनर्जी पे। एनर्जी, एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन यही है, एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब जितनी आपके पास एनर्जी होगी आप उतना ही वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, एनर्जी से ज्यादा आप वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो या ये कह सकते हैं कि एनर्जी और वर्क आपस में बराबर होते हैं। ठीक, एनर्जी वर्क आपस में बराबर होंगे। यहीं से आपकी दोनों की यूनिट सेम हो जाती है, जूल जूल। ठीक, अब बात कर लेते हैं पावर की। पावर क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक,
मतलब दिस, ठीक, वर्क पर यूनिट टाइम। अब वर्क कितनी देर के लिए हो रहा है वो आपकी पावर डिसाइड करेगा। ठीक, आप फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि आप फोर्स लगाते चले जाएंगे और मूवमेंट होती चली जाएगी। एक टाइम आएगी आपकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, एनर्जी जीरो हो गई, फोर्स जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। ठीक, अब पावर मेजर करना है, तो पावर मेजर कैसे करेंगे? तो हमें स्टॉप वॉच लेके टाइम मेजर करना पड़ेगा, कितना टाइम लगा आपको यहां से वहां तक जाने के लिए या टोटल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। उसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगी। अब इसकी यूनिट की बात कर लें तो यूनिट की, तो ये क्या होगा? वर्क की हो गई जूल, इसकी हो गई सेकंड, तो जूल पर सेकंड। ठीक, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन आते हैं आपके। W की वैल्यू रखने पर, ठीक, ये यूनिट आपकी क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसे हम बोल देते हैं एवरेज स्पीड। ठीक, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला हो जाता है F इंटू एवरेज स्पीड। ठीक, तो कभी कभार आपको डिस्प्लेसमेंट या टाइम नहीं गिवन होगा तो आपको वहां एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात कर ले पावर की, तो आपकी हॉर्स पावर है जो हायर यूनिट होती है। ठीक, और पावर की एक और यूनिट होती है, वो कौन सी है आपकी? वॉट। वॉट हायर यूनिट में आपकी आती है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। इसी तरह आप किलोवाट ले सकते हैं, मेगावाट ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं। बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। किलोवाट में क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 3 वॉट। मेगावाट में हो जाएगा आपका 10 टू पावर 6 वॉट। ठीक, तो इस तरह की यूनिट्स होंगी। अब आगे चलते हैं हमारे में क्या? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है आपकी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? जो बॉडी अंडर कंसिडरेशन है या अंडर ऑब्जर्वेशन चल रही है उसकी। अब काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब बॉडी आपकी मोशन में होगी, ठीक, यानी उस वो रेस्ट पे ना होके मोशन पे होगी और उसमें कुछ वेलोसिटी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज एबल टू प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट या फिर कन्वर्टिंग द पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एनर्जी, या ये भी बोल सकते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जब बॉडी आपकी रेस्ट पे होगी, ठीक, एग्जांपल के लिए जब वाटर आपका ग्राउंड लेवल पे होता है तो उसमें कुछ एनर्जी नहीं होती, थोड़ी हाइट पे जाता है तो जब वो फ्लो करना स्टार्ट होता है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन होता है। लेकिन जब वो हाइट पे मेंटेन रहे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेन टर्म क्या है आपका? उसके पास हाइट होनी चाहिए। फॉर्मूला आपका बनता है mgh। तो ये चीज आपको याद रखनी, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी में हाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कन्वर्जन की बात कर ले तो फ्री फॉल बॉडी ले लेते हैं या फिर डाउनवर्ड टू डाउनवर्ड मोशन ले लें। डाउनवर्ड मोशन, यहां से आपकी बॉडी
फॉल होना स्टार्ट हुई। ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सी क्या है आपका? ग्राउंड लेवल। ठीक, हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। डाउनवर्ड मोशन होना स्टार्ट हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक, एट पॉइंट बी पे क्या होगा? बी पे आपकी क्या हो जाएगी? हाफ mgh हो जाएगी। एंड सी पे क्या हो जाएगी? mgh हो जाएगी। ठीक, क्योंकि यहां से मोशन स्टार्ट हुआ तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मोशन जब स्टार्ट हुआ तब डाउनवर्ड मोशन हम बोलेंगे। तो इस पॉइंट में क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बनना स्टार्ट हुई और इस पॉइंट तक आते आते जीरो हो गई। तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। जो रिमेनिंग थी इतनी डिस्टेंस कन्वर्ट करने के बाद वो, अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले। एट पॉइंट ए पे क्या होगा? mgh हो जाएगी। ठीक, बी पे क्या होगा? हाफ mgh हो जाएगी। सी पे क्या होगा? जीरो हो जाएगी। ठीक, gh क्यों? g आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जब हम किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्सेलरेशन इनटू h करेंगे, तो वो आपको क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। ठीक, इसका कन्वर्जन हमने वीडियो में कर चुके हैं कि कैसे आपका gh आ जाता है v स्क्वायर की जगह, v स्क्वायर अपॉन 2 की जगह। ठीक, कौन सा रिलेशन होता है? v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh वाला। ठीक, अंडर रूट इधर गया, स्क्वायर हो गया, फिर 2 इधर आया, 2 हो गया, क्या हुआ? मिला हमें gh। तो v स्क्वायर अपॉन 2 की जगह हमने gh रख दिया। ठीक, क्यों? हमें पोटेंशियल और काइनेटिक को इक्वेट करना था। दोनों को सेम टर्म में जब तक नहीं लाएंगे इक्वेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ा? v स्क्वायर अपॉन 2 की जगह हमें gh रखना पड़ा, ये कन्वर्जन करना पड़ा। और ये कहां से आता है आपका? इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? वो आपको सोचना है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल, इसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी के 3 टाइप होते हैं। पहला ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल, तीसरा ठीक, ट्रांसलेशनल। ये है आपका मोशन के अकॉर्डिंग तीनों है। ट्रांसलेशनल मतलब आपकी जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा। रोटेशनल मतलब आपका कर्व पाथ कवर कर रहा होगा। वाइब्रेशनल मतलब टू एंड फ्रो मोशन अराउंड द मीन पोजीशन। ये बेसिकली कौन सा मोशन होता है? पार्टिकल मोशन होता है। जब हम पार्टिकल नेचर को और डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाइब्रेशनल मतलब क्या है। ये मीन पोजीशन हो गई। तो ये क्या करता है? एक बार मैक्सिमा और एक बार मिनिमा अचीव करते हुए आपका ट्रेवल करता है। तो ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? फॉर्मूले की बात हो चुकी है, mgh होती है। ठीक, क्यों mgh होती है उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ग्राउंड स्टेट पे रखा हुआ है। ठीक, ग्राउंड स्टेट पे रखा होगा तो वहां पे कन्वर्जन नहीं हो पाएगा एनर्जी का पोटेंशियल से काइनेटिक में। तो H आपकी जीरो हो गई, ग्राउंड लेवल पे रखा है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती क्या है? इंटरनल एनर्जी होती है। पूरी इंटरनल एनर्जी नहीं बोल सकते, लेकिन मेन पार्ट जो आपका इंटरनल एनर्जी का होता है वो पोटेंशियल होता है, मतलब स्टोर्ड एनर्जी।
ठीक, स्टोर्ड एनर्जी। जब वही हम कुछ हाइट पे जाते हैं, ठीक, कुछ हाइट पे गए तो हाइट पे जाने के बाद क्या होगा, एच की कुछ वैल्यू हो जाएगी, और जब हाइट पे पहुंच गए तो आपकी सेंटर से, सॉरी ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो आपका वेट एक्ट करने लगता है W इक्वल्स टू mg, ठीक। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से जितनी आपकी सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस बढ़ेगी उतना क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा, यानी फोर्स और बढ़ेगी। फोर्स बढ़ेगी तो mgh एक्ट होने लगी, और ऊपर से आपने हाइट भी गेन कर ली, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास, mgh, ठीक। कन्वर्जन की बात हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दूसरा है आपका इलास्टिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलास्टिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? अर्थ के सेंटर से जितनी आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। इसकी भी वैल्यू क्या होती है, U इक्वल्स टू mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का टाइप है तो क्या होगा फॉर्मूला, mgh। इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक मतलब जिसे हम डिफॉर्म करें और वो फिर से अपना शेप ले ले। तो इलास्टिक पोटेंशियल का क्या मतलब है कि जब हम किसी चीज को डिफॉर्म करते हैं तो थ्रू इंटरनल एनर्जी वो क्या होता है, अपनी शेप रिगेन कर लेता है, शेप रिगेन कर लेता है। तो शेप रिगेन करने से क्या होगा, तो जो जिसकी वजह से वो शेप रिगेन कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल। और शेप रिगेन करना किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक। 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक, प्लास्टिक और यील्डिंग, ठीक। इलास्टिक क्या होती है कि हम किसी को डिफॉर्म करें और फिर से वो अपनी शेप ले ले। प्लास्टिक, किसी को हम डिफॉर्म करें लेकिन वो क्या करे, अपनी शेप रिगेन ना कर पाए, जैसे आपके मेटल्स हो गए। अब यील्डिंग क्या होता है कि ऐसे पॉइंट तक ले जाए जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यानी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल किसी भी मटेरियल का, कि जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें होना स्टार्ट होता है, क्योंकि होता सब में है लेकिन अलग अलग पॉइंट पे, तो उसे हम बोलते हैं यील्डिंग। अब आगे चलते हैं। अब आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनर्जीज। उसको पढ़ाने की जरूरत है नहीं क्योंकि थ्योरेटिकल है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं सीधा आके कन्वर्जन पे। कन्वर्जन में कौन सा, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जीज। प्रोडक्शन पहला कौन सा था आपका, सोलर टू इलेक्ट्रिकल। सोलर टू इलेक्ट्रिकल क्या होगा, सोलर पैनल लगा होगा, इसमें सोलर एनर्जी आ रही होगी, ठीक। सोलर सेल लगे होंगे, ठीक है। वो क्या हो रहे कर रहे होंगे, एनर्जी को ट्रैप कर रहे होंगे, एनर्जी ट्रैप होगी और वो दोबारा यूज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, ठीक। ये हो गई आपकी सोलर टू इलेक्ट्रिकल। अब आते हैं विंड टू इलेक्ट्रिकल। विंड टू इलेक्ट्रिकल में क्या है, बड़े बड़े फ्लाई व्हील लगे होंगे जिसमें अब विंड आ रही होगी तो इसमें मोशन हो रहा होगा, इसके अंदर आपका डायनेमो लगा होगा, ठीक। डायनेमो किससे कनेक्टेड होगा आपका, डायनेमो क्या करेगा, रोटेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। इसके आगे क्या लगा होगा, मैग्नेटिक अरेंजमेंट लगा होगा, ठीक। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, डायनेमो जब रोटेशन प्रोवाइड करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी, कट होना स्टार्ट होंगी। जब कट होना स्टार्ट होंगी, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी लेकिन उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो उसे हम एम्पलीफायर में देंगे। एम्पलीफायर क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, फिर क्या होगा, बैटरी में स्टोर होगी, फिर क्या होगा, उसे हम यूज करेंगे। तो ये आपका अरेंजमेंट है विंड टू इलेक्ट्रिकल का। अब आगे चलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो टू इलेक्ट्रिक। हाइड्रो मतलब वाटर, तो हम पहले क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल वाटर को कुछ हाइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक, कुछ हाइट प्रोवाइड कर दी, फिर क्या करेंगे, इसको सीधा नीचे फ्लो कराएंगे, किस पे, टरबाइन की ब्लेड्स पे, टरबाइन की ब्लेड्स पे, ठीक। टरबाइन क्या होगी, इसके फोर्स के कारण मूव होना स्टार्ट होगी, फिर वही अरेंजमेंट, फिर डायनेमो लगा होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फिर वही मैग्नेटिक अरेंजमेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, फिर वही बैटरी में स्टोर होगी जाके, फिर हम आगे यूज करेंगे। तो सब में क्या है, स्टार्टिंग प्रोसीजर से चेंज है, बाकी उसके बाद जो स्टोरेज प्रोसेस है वो सब में सेम होगी। अब लास्ट की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल, ये आपकी कंक्रीट वॉल्स हो गई, ठीक, ये आपकी यूरेनियम रॉड हो गई, ये ग्रेफाइट हो गया, ये आपकी कैडमियम रॉड हो गई। ठीक, यहां से आपको क्या होगा, हॉट एयर निकलेगी। अब होगा क्या, बेसिकली प्रोसेस हो रही है आपकी इसमें न्यूक्लियर फिशन, ठीक, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होगा, दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक फिशन एक फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक, कंबाइन होते हैं, तो उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। फिशन मतलब क्या है, कोई एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा उसे टूटेगा तो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होगी। अब एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी, यहां देख लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यूरेनियम आपका टूटना स्टार्ट होगा, ठीक, जब टूटेगा तो फिर उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है, टूटेगा, एनर्जी डिवाइड होगी, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी, ठीक। इवॉल्व होके क्या करेगी, यहाँ पे जो एयर प्रोड्यूस है, सॉरी एयर का जो एनवायरनमेंट है उसे हीट करेगी, और ये हीटेड एयर कहाँ जाएगी, यहां से चेंबर में जाएगी, ठीक, चेंबर में जाएगी, और इस चेंबर में क्या है, वाटर है, तो वाटर को हीट करेगी, किस फॉर्म में बनाएगी, स्टीम, यहां से निकलेगी स्टीम में, फिर वही टरबाइन में जाएगी, रोटेशन होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज में, आगे प्रोडक्शन करने में, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, तो हम पूरी यूज भी नहीं कर सकते, हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, बाकी क्या होता है, कंक्रीट वॉल्स के थ्रू इन्वायरमेंट में स्लोली डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक। अब आगे चलते हैं, हमारे में क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
कौन से हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? ठीक, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल ये कौन से होंगे जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जिसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक, एक बार खत्म हो गए तो एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जो आपके आयरन ओर्स हैं या फिर कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो एक बार खत्म हो जाए, जैसे वाटर की बात करें, एक बार खत्म हो गया तो फिर आप वाटर एनर्जी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, रिन्यूएबल में कौन से हैं? सोलर एनर्जी है, वो तो परमानेंट है, यूनिवर्सल। और कौन सी है आपकी? प्लांट्स, वुड को आप जलाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो हो गए। अब एनर्जी डिग्रेडेशन, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। एनर्जी डिग्रेडेशन आपको पता भी नहीं होता है और एनर्जी का लॉस हो जाता है। कैसे? मान लीजिए आपने सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, क्या होगा? सोलर एनर्जी क्या आएगी? सोलर पैनल पे पड़ेगी, सोलर सेल एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन एब्जॉर्ब करते करते वहां पे क्या होगा? उस प्लेट का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। ठीक, तो वहां पे एक और कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है सोलर टू हीट एनर्जी का, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन हो रहा है, उसे आप नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। तो वो क्या होगा? सोलर एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, प्लस सोलर सेल की कैपेसिटी को भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि हीट राइज होने से उसके मटेरियल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एनर्जी डिग्रेडेशन का क्या मतलब है? जब हमें पता ना हो और एनर्जी का लॉस हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी डिग्रेडेशन। ये हर जगह है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, जो आप बल्ब जलाते हैं रात में, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही, लेकिन उसी के साथ साथ उस बल्ब का टेम्परेचर भी राइज होता है, जिससे वो हीट करने लगता है। तो वहां पे जो है हमारा हीट लॉस हो रहा है। किस तरह? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। वो हीट एनर्जी हमारे किसी काम की भी नहीं है, लेकिन हो रहा है, उसे हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं? एनर्जी डिग्रेडेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। यानी टेंड्स टू जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक, कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। और आज की डेट में कितना है? 25% हम यूज कर पाते हैं, 75% आपकी लॉस हो जाती है। ठीक, तो खुद सोच लीजिए, 25% जब हम यूज कर रहे हैं वो इतनी है, तो 75 जो लॉस हो रही है वो कितनी होगी? अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखते हैं हमारा पेंडुलम, जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेकेंड चैप्टर में, वो है पेंडुलम। पेंडुलम क्या है? बेसिक्स नहीं रहूंगा, जो आपके इस चैप्टर में है उसी की बात करूंगा। ठीक, पेंडुलम का जब मोशन होगा तो एक मैक्सिमम होगा, फिर ये जीरो पोजीशन होगी, फिर से मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक, और अगर हम इसमें बीच में सिमेट्री फॉर्म करें तो क्या होगा? सिमेट्री फॉर्म करने से ये क्या होगा? ये पोर्शन इक्वल है, तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लें, सेम इसकी हो जाएगी, बस आपको रिवर्स करके इसमें रख देना होगा बस। ठीक, तो हम इस पोर्शन की कर लेते हैं पहले। ये आपकी 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल mgh होगी, काइनेटिक 0 हो जाएगी। ठीक, काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh। यहां से बढ़ना स्टार्ट होगी काइनेटिक, और इस पॉइंट पे क्या होगी? पोटेंशियल आपकी 0 और काइनेटिक आपकी mgh। ठीक, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहां पे भी यही चीज, यहां पे भी यही चीज। क्यों? क्योंकि ये आपकी 0 पोजीशन है, ये मैक्सिमम पोजीशन है, वही सेम चीज इधर भी मैक्सिमम पे आती है। ठीक, इसीलिए मैंने सिमेट्री ड्रॉ कर ली कि इधर की जो कैलकुलेशन होगी वही कैलकुलेशन इधर की भी। तो अब इधर में क्या आ जाएगा? वही चीज, पोटेंशियल 0, काइनेटिक mgh। ठीक है,
बस इतनी सी बात है। पेंडुलम के केस में क्या होता है, यहां से आपने मोशन प्रोवाइड किया तो यहां से काइनेटिक इसको मिलना स्टार्ट हुई, ठीक, यहां पे 0, यहां पे फिर से काइनेटिक रेज होना स्टार्ट हो। तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीजों के साथ। रिवीजन करते रहिए और पेपर की तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।